Please don't come to the villainous stationery store. मेलवानी के पिता आज बहुत गुस्से में हैं और चाहते हैं कि वह परिवार छोड़कर चली जाए। इसका कारण यह है कि उसके शरीर के ओरिजिनल मालिक ने कई बिजनेसों में गड़बड़ी की है और 10 अरब का नुकसान किया है। उसकी सौतेली मां हिल्डेगार्ड भी इसमें शामिल है, लेकिन उसके पिता ड्यूक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़की खुशी खुशी वह पैसा स्वीकार कर लेती है जो उसके पिता ने उसे छोड़ने के बदले में दी है। उसके पिता उससे भीख मांगने की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार वह उसके बहकावे में नहीं आने वाली है। वह घर से निकाले जाने का इंतजार कर रही थी और आज वह दिन आ गया है, इसलिए वह खुशी खुशी अपने पिता को अलविदा कहती है। वह अपना सामान पैक करती है और जितनी जल्दी हो सके जाने की प्लानिंग बनाती है, इससे पहले कि वह उसका पैसा ले ले। उसकी नौकरानी रोजालिन, जो घर में उसे बहुत पसंद करने वाली एकमात्र इंसान है, उसे जाते हुए देखकर हैरान रह जाती है। मेल बस इतना कहती है कि वह अपने सपने को पूरा कर रही है और रोजालिन सोचती है कि इसका मतलब है कि वह आखिरकार उतर कर ड्यूक हैसमैन से शादी का प्रस्ताव रखने जा रही है। उससे शादी कर लो। असल में उससे शादी करने का सपना तो ओरिजिनल मालिक का था, उसका नहीं। पिछले कुछ महीने से वह एक काल्पनिक नॉवल में जी रही है जिसमें ड्यूक हैसमैन और उसकी सौतेली बहन शेरिया मेन कैरेक्टर है। हालांकि इमेल्ड एक खलनायिका है जिसकी सगाई ड्यूक से हो जाती है और सिर्फ जलन के कारण वह आत्महत्या कर लेती है। उसने अपनी असली दुनिया में लौटने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मान ली। वह जो चाहेगी वही करने और एक स्टेशनरी की दुकान खोलने का प्लानिंग बना रही है, जो उसका लंबे समय से सपना है। यह स्वाभाविक है कि रोजालिन को नहीं पता कि वह किस स्रोत की बात कर रही है, लेकिन उसे अभी भी चिंता है कि वह इस बार असफल हो जाएगी। वह उसे डराने की कोशिश करती है कि अगर वह चली गई तो उसकी जिंदगी कितनी बुरी तरह बदल जाएगी। उसके कपड़ों से लेकर उसके खाने तक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नौकरानी रोते हुए उसे चेतावनी देती है कि उसकी दुर्व्यवहार करने वाली सौतेली मां उसके पीछे आ सकती है। जब वह आखिरकार बाहर निकलती है तो वह रोजालिन की चिंता की सराहना करती है कि वह वही रहे ताकि उसे सुरक्षा मिलती रहे, लेकिन उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया है और सब कुछ ठीक होने पर उसे बुलाने की प्लानिंग बना रही है। उसे वश में करना। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है, वह सोच रहे हैं कि वह कहाँ जा रही है, क्योंकि उसकी माँ ड्रैगन श्रापित मार्केस किवान की आखिरी प्रत्यक्ष रक्त संबंधी थी और उसके माँ की तरह ही इस रक्त वाले अधिकांश लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। खैर, वह उनकी तेज गपशप की आदी हो चुकी है और झुग्गी झोपड़ियों की यात्रा के इरादे से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ती है, लेकिन जाने से पहले वह उसे अपना आखिरी अलविदा कहती है और जो बस वही जानती है। एक बीच की उंगली और उसे मुस्कुराते हुए कहती है, वाह ठीक है, एक बुरा शब्द, और वह चली जाती है। लेडी हिल्डेगार्ड अब शेरिया की शादी ड्यूक से जरूर करवाएगी, क्योंकि उसने अपना परिवार छोड़ दिया है, लेकिन वह इस बात को लेकर हैरान नहीं हो सकती कि उसकी सौतेली माँ उनके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे मार नहीं डालेगी। इसीलिए अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले ही उसने सबसे शक्तिशाली नाइट से सुरक्षा पाने की प्लानिंग बना ली है। वह गाड़ी को शहर या किसी गली में नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में रोकती है। 1000 साल पहले दैवीय लोक के राक्षसों के कारण साम्राज्य में अराजकता फैली हुई थी, जब तक कि एक शक्तिशाली इंसान नहीं आया हुआ और उसने राक्षसों को अपने साथ एक जादुई तलवार में कैद करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। महान नायक के बारे में वीर कथाएं पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध है और नॉवल में भी यही था। ड्यूक हैसमैन जिसने तलवार की खोज की थी और जिसे सभी पूजते थे, यहाँ तक कि उसे सम्राट घोषित करने का कोशिश भी किया गया था। हालांकि मेल को तलवार मिलती है और वह उसे निकाल लेती है। इस बार उसके सामने काले बालों और नीली आंखों वाला एक आकर्षक यंग लड़का आता है, बिल्कुल एक जिन्न की तरह। वह डोमिनिक है, 17 साल का लड़का जिसने साम्राज्य को बचाया था। वह उसे तलवार वापस दे देती है और तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट मांगती है, जिससे डोमिनिक को हैरानी नहीं होता। वह जानना चाहता है कि वह क्या चाहती है ताकि वह तय कर सके कि क्या वह कॉन्ट्रैक्ट की लायक है। हालांकि उसे जो बात उलझन में डालती है वह यह है कि वह बस उससे अपनी रक्षा चाहती है। अगर वह चाहे तो वह साम्राज्य पर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह कहती है कि वह बस एक स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहती है और उसे बस उसके साथ दुकान की रक्षा करनी है। यह मजेदार है कि डोमिनिक सोचता है कि स्टेशनरी ही वह नाम है जिससे वह नए साम्राज्य को बुलाना चाहती है, इसीलिए वह बताती है कि यह बच्चों का दुकान है। वह जानती है कि अगर वह अनुबंधकर्ता की इच्छा पूरी तरह से पूरी करता है तो
वह फिर से इंसान बन जाएगा, इसीलिए यह उसके लिए बहुत आसान काम होना चाहिए। डोमिनिक एक पल के लिए इसके बारे में सोचता और दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करने के लिए हाथ मिलाते हैं। वे टेलीपोर्ट होकर सामने पहुंच जाते हैं और डोमिनिक इमारत में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब मेल एक पुरानी 2 मंजिला इमारत की ओर इशारा करती है जहां वे अपना नया जिंदगी शुरू करेंगे, तो वह चौंक जाता है। उसकी मां की मौत के बाद उसकी उपाधि छीन ली गई थी और उनकी सारी संपत्ति उसके पिता ने ले ली थी, लेकिन उसकी मां ने उसके नाम पर बस यही घर छोड़ा था जो अब जर्जर हो रहा है। डोमिनिक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह यहाँ रहेगा और उसे लगता है कि उसे धोखा दे दिया गया है। खैर, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसके नियम और शर्तें पढ़नी चाहिए। जब वे घर में दाखिल होते हैं तो वह बहुत जर्जर दिखता है, लेकिन बच्चों के खिलौनों को कहाँ रखा जाए और बच्चों से भरी अपनी दुकान की कल्पना करके ही वह खुश हो जाती है। डोमिनिक उसकी ईमानदारी को देखकर अपना गुस्सा छोड़कर घर की सफाई में उसकी मदद करता है। मेल असल में एक अनाथ है और जिन लोगों ने उसकी देखभाल की उन्होंने उसे मजबूत बनने में मदद की। वह विशेष रूप से स्टेशनरी स्टोर की मालकिन की आभारी है जो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उसे हर समय मिठाइयाँ देती है। इसीलिए वह उसके जैसी बनना चाहती है और अपनी दुकान पर आने वाले हर बच्चे को खुश करना चाहती है। एक मासूम सा सपना। अगले दिन दुकान खोलने का बेसब्री से इंतजार करते हुए वह डोमिनिक के साथ शाही महल जाती है, जो अब तलवार के रूप में है, ताकि उसे अपना व्यावसायिक लाइसेंस मिल सके। वह बहुत खुश थी। तभी एक आदमी जिससे वह सिर्फ एक बार मिली थी उसका मूड खराब कर देता है। उसके सामने ड्यूक लिनकस खड़ा है। वह जानता है कि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है और वह अपनी होने वाली पत्नी से 1 महीने के भीतर लौटने की मांग करता है। जहाँ तक उसे पता है, लिनकस पहले तो बहुत ही स्नेहपूर्ण था, लेकिन मेल्डनिके के आकर्षक में आने के बाद उसका रवैया बदल गया। वह उसकी प्रतिभाओं पर ध्यान दिए बिना उसे नीचा दिखाने लगता है और श्रेया के साथ अफेयर शुरू कर देता है। दोनों ने इसे सीक्रेट रखा, लेकिन जब मेल ने अफवाहों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसे इस तरह गुमराह किया जैसे यह उसकी गलती हो, और यहाँ तक कि उसे यह कहने की हिम्मत भी की चिंता न करे क्योंकि अंत में शादी उन्हीं की होगी। मेल को समझ नहीं आता कि लिनकस उसे क्यों परेशान कर रहा है, जबकि वह जानती है कि पवित्र राष्ट्र में छुट्टी पर रहने के दौरान वह उनकी बहन श्रेया को याद करेगा और उसके करीब जाएगा। फिर वह उसे बताती है कि उसे श्रेया के साथ उसके अफवाह के बारे में पता है, लेकिन वह फिर भी उसे बहलाता है क्योंकि वह मानता है कि वह अब भी वही पुरानी मेल है जो उसे अलग तरह से प्यार करती है। हमारा मेल रिश्ता तोड़ रही है। वह उसे सलाह भी देती है और कहती है कि वह श्रेया से शादी कर ले। इससे उनके परिवारों के बीच राजनीतिक विवाह में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि ड्यूक का उसकी बहन से शादी करने का कोई इरादा नहीं दिखता, इस तथ्य के बावजूद कि वह खूबसूरत है और कई मायनों में मेल से अलग है। वह बस उससे शादी करना चाहता है और अगर ऐसा है तो वह उससे कहती है कि वह हिल्डेगार्ड से शादी कर ले, जिससे ड्यूक कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वह सच में यह नहीं समझ पा रहा है कि वह इस समय क्या सोच रही है। वह अपनी तलवार निकालती है और उसे जमीन पर मारती है, अपना दृढ़ संकल्प दर्शाती है और क्लियरली कहती है कि वह अब औपचारिक रूप से उसे शादी रद्द करने का रिक्वेस्ट कर रही है और उसे सूचित करती है कि वह जल्द ही एक विदाई पत्र भेजेगी और फिर चली जाती है। ड्यूक अभी भी उसकी कई बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर ऐसा बिहेवियर नहीं करती है वो। ड्यूक सोचता है कि वह बस जलन के कारण उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वह इतना आत्ममुग्ध है कि उसे लगता है कि उससे प्यार करने वाली लड़की रातों रात नहीं बदल सकती। मेल उसके पास वापस आती है। लिनकस उससे माफी मांगने की उम्मीद करता है, जिसे वह हंस पड़ती है। उसके अनुसार नॉवेल की समस्या यह है कि इसमें उसे के जैसा मेल कैरेक्टर है। तुम गलत नहीं हो। वह उसे सुधारने आती है क्योंकि शायद वह सोचता है कि वह उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा बिहेवियर कर रही है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है और उस पर धोखा देने का संदेह करता है। उसकी हिम्मत तो देखो। वह कहती है कि एक राहगीर उससे शादी करने से 100 गुना बेहतर है।
उम्मीद करती है कि उसे एहसास हो जाए कि वह उसे कितना नफरत करती है। वह नहीं चाहती कि वह उसे धोखेबाज कहे, इसीलिए वह सीधे सीधे कह देती है कि कचरा तो वह खुद है। ड्यूक को खड़ी होड़ी सुनाने पर खुद पर गर्व महसूस करते हुए मेल अपनी सैर जारी रखती है। वह सरकारी एजेंसी में प्रवेश करती है और थोड़ी देर में अपना लाइसेंस प्राप्त कर लेती है। यहाँ तक कि अटेंडेंट के चेहरे पर भी ऐसा भाव है जो बताता है कि वह इस बार भी असफल होगी। वह अपनी प्रतिभा की कमी के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके परवाह नहीं है और वह खुशी खुशी वहां से चली जाती है। एक आदमी उसका गिरा हुआ दस्तावेज उठाता है और जब वह उसे ठीक कर रही होती है तो वह सज्जन ड्यूक से उसकी शादी के बारे में सवाल करता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। इसके बारे में सोचते हुए वह उसे मनोरंजक पाती है और तभी उसे एहसास होता है कि वह वही आदमी है जिसकी वह तलाश कर रही थी, जैसा कि पहले बताया गया था। लेकिन जब वह देखती तो छोटा बच्चा वह जा चुका हो। घर पहुंचना पड़ता है। फिर वह डोमिनिक की बदौलत अपने नए साफ सुथरे घर में आती है और वे चर्चा करते हैं कि वो मिले पैसों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। 10 मिलियन एक चुड़ैल के घर की मरम्मत के लिए और बाकी 10 मिलियन स्टेशनरी दुकान। लेकिन इससे पहले वह लैंडकॉस को तलाक का रिक्वेस्ट करते हुए एक लेटर भेजना नहीं बोलती। वह अपने परिवार को बेबेलुआ परिवार से उसे अलग करने में इतना समय लगाने के लिए दोषी ठहराती है। यही कारण है कि ड्यूक उसे परेशान कर रहा है। डोमिनिक को समझ नहीं आता कि उसके जैसे नॉवेल लड़की अपना पद क्यों छोड़ रही है। आखिरकार उसे उनसे नाता तोड़ना होगा और अपनी मनचाही आज़ादी पाने के लिए अपना निकनेम छोड़ना होगा। अगर वह आम नागरिक बन जाती है तो ड्यूक से उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। वह दृढ़ है कि डोमिनिक के साथ होने से वह एक दिन अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लेगी। यह बात डोमिनिक को प्रभावित करती है और वह मानता है कि वह सच में भरोसेमंद है। वह अपने परिवार व ड्यूक दोनों को लिखे लेटर का मौजूदा तैयार कर चुकी है, इसीलिए उनके साथ उसके संबंध टूट जाने चाहिए। जैसे ही वह इसे भेजती है, उसके शरीर में स्थानांतरित होने के बाद वह धीरे धीरे मेल्टोनिक की यादों को आत्मसात कर लेती है और वह समझ जाती है कि पूर्व मेलेडी निक कितनी आहत थी। उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। यंग रईस उसे श्रापित रक्त होने के कारण तंग करते थे। उसकी सतीली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और उसके पिता को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। पता नहीं यह शुक्रगुजार होने लायक बात है या नहीं, लेकिन उसके पिता को अपनी प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है कि वह नहीं चाहते कि कोई उनकी बेटी की बुराई करे। हर कोई उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां करती है। एक गुब्बारे की तरह बढ़ने के कारण वह घमंडी और अभिमानी हो गई है। खुद को बचाने के लिए वर्तमान की मैल के पास बदला लेने की शक्ति नहीं है, इसीलिए अब वह बस उन्हें अपने जिंदगी से पूरी तरह से निकाल सकती है। अगले दिन डोमिनिक को कुछ अजीब लोग उनका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं, जो संभवतः लेडी हिल्डेगार्ड और ड्यूक दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो उस पर नजर रख सके। उसे कोई चिंता नहीं है क्योंकि डोमिनिक उसके साथ है, इसीलिए दोनों टहलने जाते हैं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दर्द में दिखाई देता है। वह जल्दी से उसे उठाती है और डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का बहुत जिद्दी है, इसीलिए डोमिनिक उसे अपनी पीठ पर उठाकर कहता है कि वह खुद इसका इलाज करेगा। डोमिनिक जादू का इस्तेमाल करके उसका इलाज करता है। उसका घर बहुत जर्जर है और बच्चा बहादुरी का दिखावा करते हुए जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी मेल बच्चे के हाथ में पकड़े हुए पुराने म्यूजिक बॉक्स को पहचान लेती है, जिससे बच्चा काफी शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मेल उसका मजाक उड़ाएगी। लेकिन उसे हैरानी होता है कि मेल को वह पसंद आता है और पहली बार वह किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो पुरानी चीजों की उतनी ही कदर करता है जितनी वह करता है। फिर वह बताता है कि उसने इसे अपने भाई के जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदा था, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि उसे यह पसंद आएगा। मेल उसे प्रोत्साहित करती है कि उसके भाई को यह जरूर पसंद आएगा और दोनों करीब आ जाते हैं। डोमिनिक द्वारा उसके घावों का इलाज करने के बाद बच्चे को नींद आने लगती है, इसीलिए मेल उसे एक घंटे के लिए दूसरी मंजिल पर सुलाने का फैसला करती है, जब तक कि एक गाड़ी न आ जाए। बच्चा नींद में बड़बड़ा रहा है और यह पक्का करना चाहता है कि उसका सुनसान घर भूतिया तो नहीं है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने उसके सुंदर दुकान को सुनसान कहा। खैर, बच्चे झूठ नहीं बोलते। डोमिनिक बच्चे को ऊपर ले जाता है और उसे सोने देता है। वह अपने घर को फिर से सजाने के लिए दृढ़
हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी दुकान अभी तक बच्चों को आकर्षित नहीं कर रही है। इसीलिए दोनों अपने बगीचे की सफाई से शुरुआत करते हैं। जब वे बैकयार्ड की सफाई कर रहे होते हैं तो डोमिनिक उसे बताता है कि उसने जादू का इस्तेमाल करके उनका पीछा करने वाले लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। यह उनके समझौते का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा गिफ्ट था जिसकी मेल ने सच में सराहना की। अचानक उसे घास में पड़े उसकी तलवार दिखाई देती है जिस पर एक काली आभा छाई हुई है। वह उसकी रक्षा के लिए उसकी ओर दौड़ता है। कोई उन पर बर्फ के जादू से हमला कर रहा है और डोमिनिक उसे एक सुरक्षा कवच से बचा रहा है। मेल को बर्फ के पत्थर आकर्षक लगते हैं क्योंकि वे पिघलते नहीं हैं। फिर वह सीधे मेल की ओर बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है जब तक कि डोमिनिक मामले को गंभीरता से नहीं लेता और उसे उसके मानव रूप में बदल देता है। वह सच में अपनी तलवार में बंद एक दानव है और वह खुद को चांदनी शीतकालीन शैतान कहता है। डोमिनिक सोचता है कि वह गलती से आज़ाद हो गया क्योंकि 100 साल तक बंद रहने के बाद भी वह अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वह उसे वापस बंद नहीं कर सकता। मेल दानव के बर्फ के जादू से बहुत प्रभावित होती है क्योंकि इस दुनिया में जहाँ फ्रिज नहीं है, बर्फ बहुत कीमती है। इसीलिए मेल को एक शानदार थॉट आता है कि वह उससे शल्शी बनाए। डोमिनिक दानव को मेल की शक्ति के बारे में यह बता कर डराता है कि वह भी कभी ऐसा ही था। धोखे से दानव को मना लेता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। मेल उनकी बातें सुनकर आह भरती है। फिर उसे पता चलता है कि शैतान के पास बस 3 मिनट बचे हैं क्योंकि डोमिनिक उन्हें बस सील करना चाहता है, उन्हें आज़ाद करना नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा माना की ज़रूरत होगी। अंततः बर्फ के आपूर्ति को अलविदा कहो। फिर उसे पता चलता है कि उसकी तलवार में 4 राक्षस रहते हैं और विंटर मून सबसे कमज़ोर है। राक्षस सोचता है कि वह उसे ख़त्म कर देगी और उसकी आंखें उसे बहुत डरावनी लगती है। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए वह राक्षस को बहुत सारी ऐसी बर्फ बनाने का आदेश देती है जो पिघलती नहीं है। बेचारा राक्षस अपने काम से थक गया है और तलवार पर वापस लौटना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे एक राक्षसी इंसान समझती है। उसके निर्देशों के अनुसार शैतान बर्फ बनाता है जो शरीर में प्रवेश करने पर ही पिघल जाती है, जिसे वह शल्स बना पाती है। वह चाहती है कि वह इनाम के तौर पर इसे चखे। इसे वह मना कर देता है, लेकिन फिर उसे यह पसंद आता है। वह इसे एक क्रांति कहता है और ज्यादा की मांग करता है। तभी वह गायब हो जाता है। 30 मिनट बीत चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने शल्स मशीन से फिर मिलेंगे। फिर वह छोटे बच्चे को जगाती है और उसे शल्स परोसती है जिसका वह दिल से खोलकर आनंद लेता है। इसे पीते हुए उसका दिल तेजी से धड़कता रहता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वह मेल से प्यार करता है, जिसे मेल बहुत प्यारा समझती है। वह गाड़ी में बैठे जाते हैं और बच्चा खुशी खुशी उसके स्टेशनरी की दुकान का प्रचार करने का वादा करता है और दुकान के आधिकारिक रूप से खुलने के बाद वापस आने का वादा करता है। जाने से पहले वह उसे घर ले जाने और अपने भाई बहन के साथ साझा करने के लिए शल्स की एक बोतल देती है। मेल का ड्यूक को लिखा लेटर जिसमें उसने सगाई तोड़ने का रिक्वेस्ट किया था आखिरकार उस तक पहुंच जाता है। उसे अचानक याद आता है कि उसके पिता का सपना था कि वह मेल से शादी करे क्योंकि उसका खून श्रापित नहीं है बल्कि ड्रैगन की शक्ति समाहित है। कनाव के खून के वारिस होने के नाते मेल्डनेग में अपार क्षमता है और उसके बच्चे निसंदेह ड्रैगन की शक्ति हासिल करेंगे, जिससे वह महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। मरने से पहले उसके पिता ने उससे शादी करने और मेल को अपने वश में रखने के लिए कहा था। वह लेटर को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब एक चेतावनी के साथ लेटर आता है कि अगर वह मेल के रिक्वेस्ट का पालन नहीं करता है तो वह उसे व्यभिचारी के रूप में प्रचारित कर देगी, तो वह हैरान हो जाता है। इससे वह गुस्से से भर जाता है। तभी उसकी बहन मारिसा, जो एक नाजायज संबंध से पैदा हुई थी और उसे नफरत करती है, इस बीच उसके पिता को मेल का लेटर मिल जाता है जिसमें वह पुष्टि करती है कि वह सचमुच जा रही है और उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वह अब बाबियोला परिवार की बेटी नहीं है। उसके पिता इसलिए परेशान नहीं है कि उनकी अपनी बेटी उन्हें छोड़कर जा रही है, बल्कि इसलिए कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ज़रूर से नुकसान होगा। उनकी सौतेली माँ को लगता है कि वह वापस आकर उनके सामने घुटने टेक देगी,
लेडी हिल्डेगार्ड ड्यूक को सुझाव देती है कि वह मेल के रिक्वेस्ट को स्वीकार कर ले, सिर्फ उसे डराने के लिए। रईसों द्वारा अपने परिवारों से संबंध तोड़ने की घटनाएं लगभग न के बराबर होती है और उनमें से अधिकांश ने 4 सप्ताह की समायोजन अवधि के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, जिसे वह महसूस कर सकती है कि मेल भी ऐसा ही करेगी। लेकिन असल में वह चाहती है कि मेल इस मामले को दरबार में लाए ताकि उसे परिवार से निकाल दिया जाए और उसकी जगह उसकी अपनी बेटी श्रेया को लाया जाए। ड्यूक बाबुलन उससे सहमत हो जाता है, इसीलिए वह शाही परिवार से संबंध तोड़ने के लिए मेल का आवेदन प्रस्तुत करेंगे और मेल को उसका अनुरोध स्वीकार करने वाला पत्र भेजेंगे। मेल अपने पिता से पत्र पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन डोमिनिक के मन में सवाल उठता है कि ड्यूक ने उसे अभी तक लेटर क्यों नहीं भेजा है। खैर, शायद उसने भेजा ही नहीं होगा। वे अपनी सगाई तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वह आम नागरिक बन जाएंगे तो उनकी सगाई अपने आप रद्द हो जाएगी। उनके कानून के अनुसार नोबेल और आम नागरिक शादी नहीं कर सकते और वह इसके होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वह अपनी बातचीत में इतने मशगूल है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि घर का नवीकरण आखिरकार पूरा हो गया है। अब जब हमारा घर एक दुकान जैसा दिखता है तो दोनों बाहर एक बेंच पर बैठ जाते हैं और डोमिनिक उसकी बड़बड़ाहट सुनता है कि वह और ज़्यादा रईसों को भर्ती करना चाहती है और ज़्यादा चॉकलेट बेचना चाहती है और अगर संभव हो तो और भी अद्भुत चीज़ें बनाने के लिए एक जादूगर या साइंटिस्ट को लाना चाहिए। डोमिनिक को उसे चेतावनी देता है कि एक साइंटिस्ट से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन हमारी लड़की इतनी दृढ़ है कि उसने 1000 साल पुरानी तलवार खरीदी है, तो एक जादूगर और एक साइंटिस्ट को लाना कितना मुश्किल हो सकता है। वह उस पर हंसता है लेकिन सहमत हो जाता है और बात यही ख़त्म नहीं होती। वह अपनी तलवार में राक्षसों के साथ भी काम करना चाहती है, इसीलिए कल उनके उद्घाटन के लिए ऐसा करने के लिए उसके पास भव्य उद्घाटन करने के लिए ज़्यादा पैसे, इसीलिए इसे साकार करने के लिए दोनों डेलगोना कैंडी बनाना शुरू कर देते हैं। कल उनके उद्घाटन के लिए वह तैयार नहीं है। सच में स्वीकार करने से पहले वह जानना चाहती है कि क्या, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उनकी दुकान एक दिन खुशियों भरी यादों से भर जाएगी। उसी समय मैजिक टावर में रामोस मैजिक टावर के मालिक इसहाक को रिपोर्ट करता है कि माना बॉक्स समेत कोई जादुई कलाकृतियां चोरी हो गई है। रामोस के पास 3 संदिग्ध हैं और एलिज का मनोफ्लो अजीब हो गया है। ड्यूक हैसमैन जो जादू पर प्रयोग कर रहा है और लेडी मेल्डेनिग पावेलुआ जिस पर उसे सबसे ज़्यादा शक है, उसने उसके बारे में कुछ शोध किया है और मानता है कि उसकी स्टेशनरी की दुकान असामान्य जादू कर रही है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, इसहाक वही आदमी है जिसकी और मेल ने कैपिटल में हैसमैन से बहस करते समय इशारा किया था। उसे लेडी मेल्डेनिग पावेलुआ की माना शक्ति विशेष लगती है, इसीलिए वह खुद उसकी जांच करने का फैसला करता है। वह छोटा लड़का मेल्डेनिग पावेलुआ युवराज का भाई एक्सियन है, जो उत्साह से दौड़कर युवराज को बताता है कि उसे वह लड़की मिल गई है जिससे वह शादी करना चाहता है। युवराज लड़की की उम्र के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वह एनेक्सियन से काफ़ी बड़ी है, एक आम लड़की है और उसे सामान बेचना भी चाहती है। युवराज को शक है कि मेली या तो धोखेबाज है या जासूस है और अब वह अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। एनिक्स ने अपने जन्मदिन के गिफ्ट को और भी बेहतर बना दिया और उसे मेल द्वारा दिए गए ना पिघलने वाली बर्फ से बना अंगूर का रस दिया, जिससे उसका संदेह बढ़ गया क्योंकि एक आम आदमी के लिए बर्फ हासिल करना आसान नहीं होता। उसे यह रस पसंद आया और उसने मेल से मिलने का इरादा किया, लेकिन उसकी बातचीत बीच में ही रुक गई जब ड्यूक हैसमैन ने आकर एक बिजनेस सौदे का प्रस्ताव रखा। एनिक्स जल्दी से चला गया क्योंकि वह ड्यूक को नापसंद करता था। इससे उसे मेल के बारे में और ज़्यादा जानने का कारण मिल गया, क्योंकि वह जानता था कि उसका भाई
खेलने वालों के मामले में बहुत चुनिंदा है। ड्यूक हैसमैन बच्चों के लिए एक परियोजना पर काम कर रहा है और युवराज कैसियन को इत्र का एक नमूना और एक फाउंटेन पेन देता है। यह कीमती पत्थरों से जड़ी एक कलाकृति है जो इसे बाजार में मौजूद अन्य पेनों से अलग बनाती है, लेकिन राजकुमार को लगता है कि यह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। हैसमैन चाहता है कि वह इसमें निवेश यानी कि पैसे लगाए और समझाए कि उनका असली लक्ष्य बच्चों के माता पिता है और वह लेडी हेल्डगार्ड और लेडी शिरिया के सहयोग की प्लानिंग बना रहा है ताकि उसकी परियोजना विफल न हो। हैसमैन एक उत्कृष्ट बिजनेसमैन है और यहाँ तक कि उसके छोटे बिजनेस भी उसके कारण बंद हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उसे लेडी से दूर रहने की सलाह देता, वह सच में शिरिया के साथ अफेयर कर रहा है क्योंकि उसकी सगाई पहले से ही लेडी मेलेनिक से हो चुकी है, जिसे ड्यू कहते हैं कि और उसे चिंता ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि यह उनके परिवार का मामला है। उसके बुरे रवैये के कारण राजकुमार उसके प्रोजेक्ट में निवेश न करने का फैसला करता है, जबकि ड्यूक इसे शाही परिवार के लिए नुकसान मानते हैं क्योंकि उन्हें इससे लाभ हो सकता है। स्टेशनरी दुकान आज सुनसान है, इसीलिए दोनों एक नया उत्पाद बनाने की प्लानिंग बनाते हैं। मेल सोचती है कि बियर कैंडी दुकान में एक शानदार चीज होगी क्योंकि बच्चे हमेशा अपने माता पिता को पीते हुए देखते हैं, इसीलिए यह समझ में आता है कि वे बियर के कैंडी संस्करण का आनंद ले सके। डोमिनिक सोचता है कि वह इसे जादू से कर सकता है, लेकिन उसे किसी विशेषज्ञ से बियर बनाने की प्रक्रिया सीखनी होगी। मेल उस दिन अपने पड़ोस की एक व्यापारी के पास जाती है और अपना परिचय देती है। अपनी नई खुली स्टेशनरी की दुकान का प्रचार करती है। दूसरी लड़की अपना नाम लिली बताती है और कहती है कि वह लेस के गवर्नर में काम करती है। वह जगह जहां लोग पीते हैं और बिल्कुल वही है जिसकी मेल तलाश कर रही थी, इसीलिए वह मालिक से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अगले दिन मेल अपना थॉट लेसा को बताती है, जो मानती है कि बच्चों को यह पसंद आएगा, लेकिन वह मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि वह पहले से ही लिली ने अपना टवर्न बंद करने का फैसला किया। लिली बताती है कि रेड पिस्टल्स पाइरेट्स नाम का एक खतरनाक गिरोह है जो छोटे व्यवसायियों को नुकसान पहुंचाता है अगर वे उन्हें बड़ी रकम का भुगतान नहीं कर पाते हैं। अफवाह है कि एक शक्तिशाली इंसान इस गिरोह का प्रायोजक है। जब वे अभी बात कर रहे थे तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाया। लेसा और लिली घबरा गई और मेल को छिपने के लिए भेज दिया ताकि वे इस मामले में न पड़े। गिरोह के एक सदस्य ने लिली को थप्पड़ मारने की हिम्मत की, जिससे मेल उनकी मदद के लिए दौड़ी। उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया क्योंकि कौन सोच सकता था कि जैसी एक वेडिकर उन्हें चोट पहुंचा सकती है। मेल की ही जीत होगी क्योंकि डोमिनिक ने उसे अपनी शक्ति का अस्थायी इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। अब वह बिना किसी डर के उनकी हर हरकत देख सकती है। आओ बेवकूफ़, वह पूछती है कि क्या उनके पास नकदी है और वह मजाक उड़ाते हुए चेहरे से कहते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है। यह सुनकर मेल को बहुत खुशी होती है और वह एक एक करके उनसे निपटना शुरू कर देती है और उनके पास मौजूद सारी नकदी जब्त करके बहुत खुश होती है। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला। उसके आसपास के सभी लोगों के बारे में मदद मांगी, लेकिन जब वह बात करता है तो वे उसे ढूंढ लेते हैं। उनकी निगाहें उन पर टिक गई और चमक उठना। जिस तरह से उसने उन गुंडों को संभाला उसे देखकर सबने न्याय की योद्धा कहकर उसकी प्रशंसा की। तभी एक आदमी उससे घटना के बारे में सवाल करने लगता है। तभी उसकी नज़र रिपोर्टर के सीने पर लगे बैच पर पड़ती है और वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी तस्वीर को प्रमोट करने लगती है। उम्मीद करती है कि वह इसके बारे में एक सकारात्मक लेख लिखेगा। इसके बाद भीड़ में उसकी नज़र लेसा पर पड़ती है और वह उससे पूछती है कि क्या वह इस प्रोजेक्ट में साथ काम करना चाहती है। लेसा मान जाती है और कहती है कि वह उसकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। भीड़ अभी भी इस बारे में बात कर रही है कि मेल्डनिक ने उनके इलाके में क्या किया है, जबकि रिपोर्टर मन ही मन उसे पत्रकार बनने की प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद देता है और इसे दस्तावेज के रूप में दर्ज करने का फैसला करता है। डोमिनिक और मेल्डनिक बियर कैंडी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेल का अपनी शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं
है और उसे इसे नियंत्रण करना सीखने में महीनों लग सकते हैं। मेल खुद कैंडी बनाने का फैसला करती है और डोमिनिक मान जाता है, बशर्त वह उन पर साधारण जादू का इस्तेमाल करे। हालांकि जब वह बताती है कि उसके परिवार में लगे श्राप के कारण उसके पास जादू नहीं है जिसके कारण वह बिना माना के पैदा हुई थी, तो डोमिनिक हैरान रह जाता है। यही कारण था कि उसे अकादमी में दाखिला नहीं मिला था। डोमिनिक असहमत होता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वह पहले उनकी माना शक्ति को अवशोषित नहीं कर पाती और इसे साबित करने के लिए वह इसका परीक्षण करने का प्रस्ताव रखता है। डोमिनिक अपना परीक्षण शुरू करता है और मेल से अपने हाथ पर रोशनी के रंग पहचानने को कहता है। मेल को बस सफ़ेद रंग दिखाई देता है जिससे यह साबित होता है कि हर माना शुद्ध है। डोमिनिक उसे समझाता है कि वह जादूगरनी की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास जो माना शक्ति है वह मानव जीवन से आती है और वह कीमियागिर की भूमिका के लिए बेहतर उपयुक्त हो सकती है। एक कीमियागिर कुछ भी बना सकता है और वह शक्तिशाली चंद्रमा दानव को भी बुला सकती है, लेकिन इसके लिए उसे शुद्ध माना शक्ति की जरूरत होगी। फिर उसे याद आता है कि बस इस हाक ही शुद्ध माना शक्ति से कीमिया कर सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। चिंता की कोई बात नहीं, हमारी अति आशावादी नायिका उसके कौशल को सुधारने के लिए प्रेरित है और उसके पास डोमिनिक है जो उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करने और उसकी माना शक्ति का परीक्षण करने के लिए तैयार है। वे अपने बियर कैंडी बनाना शुरू करते हैं जिसे वे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर उसकी माना शक्ति सीमा तक समाप्त हो जाती है। डोमिनिक एक कैंडी खाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ अजीब सी होती है और उसे याद आता है कि उसने पहले डूब जाने पर उस पर कुछ जादू किया था। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ पल भर के लिए बदल जाती है, यह बहुत अच्छा है और उसे लगता है कि बच्चे इसका आनंद लेंगे। वे एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते हैं, फिर अपनी नई सोच के साथ पागल हो जाते हैं कि बियर कैंडी में एक साधारण जादू का करतब शामिल करें जिससे उनकी आवाज़ बदल जाए। हमारा लंबा, सांवला और सुंदर इसहाक हेनरी की मदद से मेल से मिलने की तैयारी कर रहा है, यह मानते हुए कि उससे बातचीत करना आसान होगा क्योंकि वह बच्चों के प्रति मित्रवत है। 5 साल का हेनरी एक प्रतिभाशाली है और उत्साह से सोचता है कि मेल की जांच करना उसका पहला मिशन है। हेनरी मेल का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्यारे तरीके से अभिवादन करता है और झुकता है, इसलिए वह उसके सामने घुटने टेक देती है ताकि वह एक ही ऊंचाई पर आ जाए जो उसकी प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि वह उसे पकड़ सके और चुपके से उसके जादू के लेवल का अनुमान लगा सके। वह उसका नाम पूछती है और पूछती है कि क्या उसे पढ़ाई में मज़ा आता है। फिर उसे कुछ देने के लिए अपने बैग में कुछ ढूंढती है और एक पेंसिल बॉक्स चुनती है जिस पर एक प्राचीन शब्द लिखा है, सत्य आपको मुक्त करेगा, जो उसे बहुत पसंद आता है। मेल बच्चों के प्रति इतनी आकर्षित है कि हेनरी सोचने लगता है कि वह एक अच्छी इंसान हो सकती है, लेकिन वह सोचता है कि वह उसे और मेल को कैसे जानती है। वह उसे चिढ़ाती है कि उसे पता है कि हर बच्चा क्या चाहता है, जिससे वह डर जाता है और मान लेता है कि वह बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। वह इसहाक की ओर दौड़ता है जिसे मेल हेनरी का पिता मानती है। वह खुद का अभिभावक के रूप में पेश करता है और वह उसे हेनरी के लिए पेंसिल केस और उन्हें चखने के लिए बियर कैंडी देती है। जब वह उनका हाथ पकड़ता है तो वो उसे कुछ असामान्य महसूस होता है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर देती है। इसहाक को भी एक अजीब माना फ्लो का एहसास होता है जिसे वह कानोवा ब्लड लाइन से संबंधित मानता है। वह उत्साहपूर्वक अपने स्टेशनरी स्टोर का प्रचार करती है और उन्हें विदाई देती है। इसहाक पिता पुत्र का नाटक जारी रखने का फैसला करता है और हेनरी से उसे डैड क्यूटी कहने के लिए कहता है। फिर वह चौंक जाता है जब हेनरी उससे पूछता है कि उसकी माँ कौन होगी। जो पुरुष बच्चों के साथ अच्छे होते हैं वे बहुत आकर्षक होते हैं। वह सराय के मालिक के साथ साझेदारी करने के बाद लौटती है, लेकिन डोमिनिक के पास उसके लिए और भी अच्छी खबर है। उसकी हाल की गतिविधियों को एक अखबार में दिखाया गया है। वह सुंदर उस लेख को पढ़ती है कि कैसे उसने अकेले 17 लाल पुजारियां, समुद्री डाकुओं को हराया और गवाहों के लिए भी एक खंड है जिन्होंने उसे एक नायिका के रूप में सराहा। इतना ही नहीं, रिपोर्टर ने अपनी दुकान का प्रचार करना
इसमें वह बताती है कि उसकी वह बच्चों के अनुकूल कई तरह की चीजें बेच रही है। दुकान में ऐसी कैंडी है जो आवाज बदल सकती है और उसका न पिघलने वाला शल्श भी है। दोनों को इस पर बहुत गर्व है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ड्यूक और उसके पिता को इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, डोमिनिक पहले से ही इसका ख्याल रख रहा है, क्योंकि उनसे उनके पीछा करने वालों का ब्रेन वॉश कर दिया है। उसने उन्हें उसके पागलपन भरे काम करने और पैसे बर्बाद करने की कहानियां भी सुनाई है, और वह दोनों बिना किसी शक के अपने जासूसों की रिपोर्टों पर विश्वास करेंगे। अखबार अकादमी के छात्रों तक पहुंचता है, जो स्टेशनरी की दुकान के बारे में एक्साइटेड है, लेकिन अंदर जाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि यह एक आम आदमी की दुकान है और उनका मानना है कि आम लोगों के लिए ऐसे अद्भुत सामान बनाना असंभव है। एक्सियम खबर सुनता है और मेल द्वारा रेड प्रिस्ट फाइडर्स को हराने के बारे में लेख पढ़ता है, जिन्होंने पहले उसे तंग किया था, और मानता है कि मेल ने यह उसके लिए किया। वह मेल को एक शानदार नाइट के रूप में कल्पना करने लगता है। तभी एक स्थानांतरित छात्र उससे दुकान पर साथ चलने का अनुरोध करता है। वह कराटे है, एक बाल जादूगर जिसे जादू के टावर द्वारा अकादमी के छात्रों के अपहरण को रोकने के लिए सीक्रेट रूप से भेजा गया है। कराटे को सच में दुकान अजीब लगती है और उसे शक होता है कि मेल एक बाल अपहरण करता है, क्योंकि एक्सियम को याद आता है कि मेल ने उसे बताया था। दोस्तों को लाने के लिए वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। कैसियन को जल्दी ही अपने भाई का एक लेटर मिलता है, जिसमें वह बताता है कि वह अपने सपनों की लड़की मेल से मिलने जा रहा है और वह चाहता है कि कैसियन भी दुकान पर उसके साथ आए। कैसियन अब और देरी नहीं कर सकता और कुछ बुरा होने से पहले उसे उस अजीब आम आदमी के बारे में पता लगाना ही होगा। एम्बर के सच में 8 बच्चे हैं और दुख की बात है कि उनमें से ज्यादातर अजीब बीमारियों से मर गए, बस वे दोनों ही बच्चे हैं। यही कारण है कि वह एक्सियन की इतनी रक्षा करता है। एक्सियन स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचता है और इस बार वह मेल और अपने दोस्त कराटे से अपना परिचय देता है। मेल बहुत खुश होती है और उनका अपनी दुकान में गर्मजोशी से स्वागत करती है। कराटे अपना अवलोकन शुरू करता है और डोमिनिक से ज्यादा शक्ति महसूस करता है, जबकि वह सोचता है कि एक्सियन किसी प्रेमी औषधि के प्रभाव में है, क्योंकि वह अजीब बिहेवियर करता है। एक्सियन को एक साबुन का बुलबुला मिलता है जिसे वह बेच रही है। मेल बताती है कि यह उसके इस्तेमाल में से एक है, जिसे कराटे एक बुरा प्रयोग मानता है। चिंता मत करो, तुम उससे प्यार करोगे। फिर वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का प्लानिंग बनाता है। अगर चीजें खराब होती है तो वे बाहर चले जाते हैं। जादूगर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक कि मेल बुलबुले नहीं फोड़ देती, राजकुमार उन्हें फोड़ देता है। बुलबुले बनाती है जो एक सुंदर फूल में बदल जाते हैं और मजे करने लगते हैं। मेल जानती है कि कराटे उससे सावधान है, इसलिए वह उससे खुद बुलबुला बनाने वाले यंत्र को आजमाने के लिए कहती है, जिस पर वह सहमत हो जाता है ताकि देख सके कि यह सच में सुरक्षित है या नहीं। वह उससे खेलता है और जल्द ही उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे वह सपने में हो। फिर वह अपनी सावधानी छोड़ देता है और फिर से बच्चा बन जाता है। वह बुलबुलों का आनंद लेने लगता है। यह सच में बहुत अच्छा है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने बुलबुलों की पूरी बोतल खत्म कर दी है, जब तक कि मेल उससे नहीं पूछती कि उसे यह पसंद आया या नहीं। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मोह कुछ और ही कहता है और वह इसे फिर से करना चाहता है। कराटे मजे करना ठीक है। मेल उस पर मुस्कुराती है और उसे शलशी पीने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन इस बार वह ठान लेता है कि वह उसकी दुकान से कुछ भी नहीं पिएगा, वरना उसका हाल भी एक्सियन जैसा हो जाएगा। अंत में वह असफल हो जाता है और इसका आनंद लेता है। एक्सियन का मानना है कि उसके लिए अपने भाई से शादी करना उससे कहीं बेहतर है। तभी उसका भाई कैसियन आ जाता है। वे सच में एक दूसरे को जानते हैं और तभी उसे एहसास होता है कि एक्सियन दरअसल सबसे छोटा राजकुमार है। वे सब एक साथ बैठ जाते हैं और एक्सियन मासूमियत से बताता है कि मेल ने उसे बचाया था, जिससे मेल पर शक होने लगता है कि वह राजकुमार का इस्तेमाल उसका पक्ष जीतने के लिए कर रही है। तभी कैसियन उसे दुकान खोलने और अपने भाई की मदद करने के लिए उसके इरादे के बारे में पूछता है। नॉवेल में राजकुमार कैसियन अपने बचपन के दोस्त और उसके दुश्मन ड्यूक
हैसमैन की मदद से सिंहासन पर बैठा था। उसे सभी रईसों में बुद्धिमान भी माना जाता है और वह शिरिया से प्यार करता है, इसीलिए मैल उसे दूर रहना चाहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उस पर विश्वास करता है या नहीं, लेकिन वह ईमानदारी से उसे बताती है कि उसका सपना एक छोटा बिजनेस शुरू करना है जहां वह बच्चों को खुश कर सके। हालांकि राजकुमार उसे चेतावनी देता है कि वह सामान्य रूप से दुकान नहीं चला पाएगी क्योंकि कुछ लोग उसे अपना दुश्मन मानते हैं। फिर वह इस मौके का फायदा उठाकर पूछती है कि क्या उसे भी उनमें से एक मानना चाहिए, जिसे राजकुमार मना कर देता है, जिससे वह राहत की मुस्कान के साथ मुस्कुराती है। दुकान से निकलने से पहले वह उन्हें अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए बियर कैंडी का पूरा पैकेट देती है और क्योंकि राजकुमार खुद दुकान पर आते हैं इसीलिए वह उनके लिए भी कुछ तैयार करती है। नॉवेल के अनुसार कैसियन को दर्द सहना पड़ा। अपनी नैनी की मौत के बाद कैसियन को बुरे सपने आने लगे और जादू से संपर्क स्थापित करना चाहता है जो राज्य है, क्योंकि उनकी नैनी की मौत और उनके भाई बहनों के रहस्यमय कारणों उनकी मौत के पीछे का असली कारण कोई नहीं जानता और वह मानती है कि यह लेखक द्वारा कैसियन को दी गई पृष्ठभूमि मात्र है। फिर शिरिया उसे सांत्वना देती है जिससे कैसियन के मन में शिरिया के लिए आकर्षण पैदा होता है, लेकिन इस बार वह उससे अच्छा रिश्ता बनाना चाहती है और उसे सबसे पहले एक गिफ्ट देना चाहती है, एक स्वप्न पकड़ने वाला यंत्र, ताकि उसे अच्छे सपने आए। इस पर एक जादू है और वह झूठ बोलती है कि उसने इसके लिए एक जादूगर को बुलाया था, लेकिन राजकुमार तुरंत उसे शिरिया और डोमिनिक का बना हुआ पहचान लेता है। वह कृतज्ञतापूर्वक उसका गिफ्ट स्वीकार करता है और विश्वास नहीं कर पाता कि वह वही लड़की है जिसके बारे में अफवाह थी कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। हमारे प्यारे एक्सियन ने अपने सहपाठियों को मिठाई देना नहीं भूला और उन्हें यह बहुत पसंद आई। दूसरी ओर मारिसा ने एक्सियन और कराटे की बातचीत सुनी और उसे यकीन है कि मेल वही मेल्डोनिक है जिसे वह जानती है, लेकिन उसे लगता है कि मेल उससे नफरत करती है क्योंकि वह ड्यूक की बहन है। एक्सियन के विज्ञापन ने अकादमी के छात्रों को उनकी दुकान तक ला दिया है। वाह, लेकिन इन बच्चों का बियर कैंडी से मन भर गया है। शुक्र है कि मेल और डोमिनिक ने कुछ ऐसा तैयार किया है जिसका वे जरूर से आनंद लेंगे। एक ऐसी कैंडी जो जीभ का रंग बदल देती है। बच्चों के जाने के बाद मेल अपनी खुशी नहीं रोक पाती और डोमिनिक को गले लगा लेती है, लेकिन वह तुरंत उसे छोड़ देता है और बताता है कि उसने शादी से पहले ब्रह्मचार्य का वचन लिया है। मेल उसकी प्रतिक्रिया से अब अचंभित रह जाती है और उसे दिलासा देती है कि उसका गले लगाना बस एक दोस्त की भावना था और वह हमेशा के लिए पवित्र जिंदगी जी सकता है। लेकिन तभी एक नकाब पोश अकादमी की छात्रा उनकी दुकान में आती है और मेल उसे माफी के प्रतीक के रूप में एक सेब देती है। बदले में मेल उसे एक डेलगोना कैंडी देती है। फिर वह अपना हुड उठाकर अपना परिचय मारिसा के रूप में देती है। बेचारी बच्ची को अपने भाई की ओर से माफी मांगने की जरूरत महसूस हुई। अपने भाई के विपरीत उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ था। मारिसा वास्तव में बाहर से उस पर नजर रखती है और देखती है कि वह बच्चों के साथ कितनी कोमल है, लेकिन इससे पहले कि मेल कुछ कह पाती वह जल्दी से चली जाती है। इस बीच उसका भाई ड्यूक हैसमैन एक भोज का आयोजन कर रहा है जिसमें रईस उसे उसके आंगन में एक विशाल जादुई पत्थर के पेड़ के लिए बधाई देती है और यह जानकर मोहित हो जाते हैं कि ड्यूक कई राज्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ड्यूक सच में विभिन्न प्रतिभावान जातियों के लिए घर स्थापित करना चाहता है, लेकिन वे सावधान रहने के लिए जाना चाहता है बाहरी लोगों और वह महान नायक की तलवार पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन नायक पहले से ही मेल की दुकान की देखभाल करके खुश है। इन सब को प्राप्त करने के बाद वह एक आदर्श इंसान बन जाएगा और सम्राट के रूप में सिंहासन पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहा है। ड्यूक कैसमैन को पता चलता है कि ड्यूक बाबिलुआ ने मेल के निष्कर्षण के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन वह कहता है कि वह इसे स्वाभाविक रूप से रद्द कर देगा और यह बस उसकी बेटी के लिए एक सजा है। हैसमैन सोचता है कि अगर मामला अदालत में गया तो सम्राट को हिलाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, इसीलिए उसने इसकी चिंता नहीं की। इसके बाद मेल के पिता को पता चलता है कि वह एक छोटा
बिजनेस शुरू कर रही है और वह खुद इसे देखना चाहता है। उसके पिता अब उसे वापस चाहते हैं, लेकिन लेडी हेल्गरॉड की इच्छा अलग है। वह एक चाय पार्टी देती है जो अफवाहें फैलाने का सबसे प्रभावी तरीका है और महिलाओं को बताती है कि वह ड्यूक हैसमैन के साथ बच्चों का बिजनेस शुरू करने का इरादा रखती है। वह चिंता जताते हुए मेल के बिजनेस के बारे में भी बताती है और इसे चलाने में श्रिया का समर्थन लेने की प्लानिंग बनाती है। स्टेशनरी की दुकान पर वापस राजकुमार कैसियन उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे चारों ओर फैले पर्चे दिखाता है। वह जल्दी से उसे ध्यान देती है और निर्मन स्थल की ओर चल पड़ती है जहां लेडी हिल्डेगार्ड ने नॉवेल बच्चों के लिए एक जनरल स्टोर बनाने की प्लानिंग बनाई थी जो उनकी अपनी दुकान से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर था। वहां उनकी मुलाकात ड्यूक हैसमैन से होती है जो उनकी छोटी सी दुकान का मजाक उड़ाता है और उसे घर लौटने की सलाह देता है। उसने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और अब वह अपनी बहन के साथ उसके धोखे के बारे में सच्चाई फैलाने का इरादा रखती है, लेकिन वह दूसरे सभी धोखेबाजों की तरह संबंध होने से इनकार करता है। फिर वह उसे चुप कराने के लिए एक कीमती गहना देता है, लेकिन इससे उसकी नफरत और बढ़ जाती है। वह बेहद बदतमीज हो गया है और दावा करता है कि अगर वह अफवाहें भी फैलाएगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जैसे ही उनके बीच तनाव बढ़ता है, मारिसा मेल को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। प्यारी सी छोटी लड़की मारिसा अपने भाई से नफरत करती है और क्योंकि वह खुद एक नाजायज संतान है, शायद यही कारण है कि वह मेल का समर्थन करती है। हालांकि मेल का अपने झगड़े में किसी बच्चे का फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है और ऐसा लगता है कि हैसमैन भी ऐसा ही सोचता है, इसीलिए वह आक्रामक होना बंद कर देता है। मारिसा मेल के सामने अपने भाई को गंदी बातें कहना बंद नहीं करती है। जब वह दुकान पर लौटते हैं तो गैंग पहले से ही वहां मौजूद है और शल्श पी रहा है। मारिसा जल्दी से मेल को दिलासा देती है और उसके लिए एक उपयुक्त पति ढूंढने की प्लानिंग बनाती है जिसे कराटे और एक्शन समझ नहीं पाते, इसीलिए वह गुस्से में खुलासा करती है कि उसका अपना भाई अफेयर कर रहा है और मेल के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे बच्चे भड़क उठते हैं। यहाँ तक कि डोमिनिक भी उसे जान से मारने को तैयार है और कैसियन ही एकमात्र ऐसा है जो चुप है। इसीलिए मारिसा युवराज से इस बारे में सवाल करती है और ऐसा लगता है कि वह भी मेल के पक्ष में है। मेल बस मारिसा को देखती रहती है जो बहुत प्यारी लग रही है। मारिसा अपने आदर्श पति को ढूंढने के मिशन की घोषणा करती है जिसमें कराटे और एक्शन उसके दल के सदस्य है। ऐसा लगता है जैसे वह अपना एक छोटा सा बचाव क्लब चला रही है जो वाकई बहुत प्यारा है। मेल के छोटे से मैच मेकर अब एक मीटिंग कर रहे हैं और बस कराटे के पास अभी तक उसके लिए कोई पति उम्मीदवार नहीं है। अपने कमरे में उसे इसहाक का एक लेटर मिलता है जिसमें उसे बताया गया है कि वह उसे मिलने आ रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका गुरु उन सभी योग्यताओं को पूरा कर सकता है जो वे एक उम्मीदवार में ढूंढ रहे हैं। वह पहले ही देख सकता है कि अगर दोनों कपल्स के बीच सब कुछ ठीक रहा तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए वह जल्दी से जवाब में लिखता है कि वह उसे मिलवाना चाहता है। मेल के बारे में कराटे का लेटर मिलने पर उसका दोस्त मेल इसहाक अनजाने में मुस्कुरा देता है जिससे रासमस उससे चिढ़ाने लगता है। छोटा हेनरी अजीब बिहेवियर करने लगता है, इसीलिए रासमस को मेल पर बहुत शक होता है और वह उससे दोबारा मिलना चाहता है। हेनरी आधिकारिक तौर पर मेल के छोटे से क्लब में शामिल हो चुका है और इसहाक को भी वह प्यारी लगती है। फिर दोनों चोर के बारे में बात करते हैं और इसहाक को अब यकीन हो जाता है कि वह मेल नहीं है, लेकिन उसने उनमें दानव और ड्रैगन दोनों की ऊर्जा महसूस की थी क्योंकि चोरी हुए लेटर को एक ड्रैगन ने आशीर्वाद दिया था। इसीलिए वह रसमस को ड्रैगन के अंडे को ठीक से गर्म करने का निर्देश देता है ताकि जब वह फूटे तो वह उसका इस्तेमाल चोर का पता लगाने के लिए कर सके। मेल के बारे में उसे बहुत जिज्ञासा है, इसीलिए वह कराटे को जवाब में लिखता है और उसे मिलने के लिए सहमत हो जाता है। अली व्यापारी मेल्डोनी के स्टेशनरी स्टोर के सामने इकट्ठा होते हैं और वे सभी चिंतित है क्योंकि कोई उसके स्टोर के आसपास बच्चों का स्टोर बना रहा है। उन्होंने उसे याचिका लेटर का एक ढेर देकर चौंका दिया जिससे स्टोर का उद्घाटन लगभग 15 दिनों के लिए टल सकता है। उन्हें अभी भी नहीं पता कि वह ड्यूक बेबलियो की बेटी है और
कागजात गुमनाम रूप से हस्तांतरित नहीं है, जिससे ड्यू के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान हो जाता है। फिर भी उन्होंने यह उसके लिए किया क्योंकि वह है उनकी मदद से। वह इतनी भावुक हो जाती है कि वह मेल के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, जबकि हिल्डेगार्ड वह इस बात को क्लियर नहीं करना चाहता। गलतफहमी के कारण झुककर आभार व्यक्त करती है। वह समझ जाता है कि याचिका का कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि अधिकारी कुलीन पक्ष का साथ देंगे, लेकिन वह खुद से वादा करती है कि उनकी सच्ची मदद को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसका छोटा दस्तावेज की दुकान में आता है और उसे ड्यू के खिलाफ जीतने का तरीका बताता है, क्योंकि मरीसा को पता चलता है कि उसका भाई पैटिट डेब्यूटाटे नामक कार्यक्रम को प्रायोजित करने वाला है, जो अकादमी के बच्चों के लिए आयोजित होने वाला सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है, जहां वे अपने सिचुएशन दिखाने के लिए सबसे कीमती चीजें या भोजन साझा करते हैं। दस्ता मेल को साथ लाने और उससे कुछ बढ़िया सामान लाने का फैसला करता है ताकि वह कार्यक्रम के दौरान उसकी दुकान का प्रचार कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से कराटे भाग नहीं ले सकता क्योंकि आम लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए मेल उससे कुछ बनाने का वादा करती है, फिर अपने प्यारे बच्चों को गले लगाती है। प्लानिंग शुरू करने के लिए वह उन चीज़ों पर ध्यान देती है जो उन्हें पसंद है, सूती कंबल, तलवार और आइसक्रीम। उनके जाने के बाद मेल क्लाउड से संबंधित कुछ बनाने का फैसला करती है जिसे डोमिनिक नहीं समझ पाता, लेकिन हम सभी जानते हैं। एक और सीरियस बात यह है कि डोमिनिक ने एक जासूस को पकड़ लिया है ताकि उससे जानकारी हासिल कर सके। उन्हें पता चलता है कि हिल्डेगार्ड और वी.आई. काउंट हेलेन कार्यक्रम के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। डेलेन एक पागल जादूगर है जो किसी के वश में है। डचेस ने उसे पहले बचाया था, इसीलिए मेल और डोमिनिक बच्चों को दुकान नहीं पहुंचाने देंगे। उनकी निगरानी में तो बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि वी.आई. काउंट टेलेन, जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक विजन स्टोन बनाया है जो बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है, लेकिन यह बुरे सपने भी ला सकता है। यह खबर मेल तक पहुंचती है और वह एक ऐसे दानव की मदद से जवाबी कार्रवाई की योजना बनाने लगती है जिसे वह बस 3 सेकंड के लिए बुला सकती है। डेब्यूटाटे का दिन आ गया है और माताएं यह देखकर हैरान है कि ड्यूक हैसमैन कितना अमीर होगा जो इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है। फिर वे अपना ध्यान ड्यूक की छोटी बहन की ओर मोड़ते हैं और कल्पना करती है कि उनके बच्चे उससे शादी कर रहे हैं। मानो मरीसा उन्हें सुन ही नहीं सकती। अरे एक्सियन और मरीसा ध्यानपूर्वक मेल के आने का इंतजार कर रहे हैं। मरीसा ने उसके लिए एक फूल भी तैयार किया है, लेकिन जब वह अभी तक नहीं आई है और उनकी बारी है अपना सपना पेश करने की, तो वे चिंतित होने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और मेल अंदर आती है। कमरे में शोर मच जाता है क्योंकि रईस लोग चौंकने लगते हैं कि मेल के आने पर माहौल बदल जाता है। अंदर आती है और सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार वह क्या कर रही है। डोमिनिक सुझाव देता है कि मेल एक का इस्तेमाल करे। हरे रंग के कपड़े में बेहद खूबसूरत लग रही है। एक लड़की अंदर आती है जबकि मरीसा और एक्सियन उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मरीसा का फूल मिलने के बाद अब सबके लिए उसके खास पेशकश करने का समय आ गया है। वह देखती है कि मेज पर उसकी सौतेली माँ द्वारा लाए गए विजन स्टोर रखे हैं, लेकिन यह उसकी बनाई हुई चीज के सामने कुछ भी नहीं है जो जरूर से बच्चों का ध्यान आकर्षित करेगी। मरीसा और एक्सियन एक्साइटेड है। मेल का परिचय सबको कराते हैं जबकि वह अपनी बनाई हुई कॉटन कैंडी दिखाती है और दोनों बच्चे इसे दूसरे छात्रों के साथ बांटने लगते हैं। विकाउंट उसके पास आता है और सोचता है कि उसकी रचना साधारण है, जिसे मेल को बुरा लगता है क्योंकि यह बच्चे के लिए है। हालांकि वह इस बात से अनजान है कि उसने बस 3 सेकंड में विजन स्टोन साथ कुछ ऐसा कर दिया है जैसा उसने प्लानिंग बनाई थी। बच्चे उम्मीद के मुताबिक इसका आनंद लेते हैं, साथ ही चेयरमैन भी, जो एक टुकड़ा खाने के बाद जल्द ही एक शांत दृश्य देखने लगते हैं। मेल बताती है कि विजन स्टोन के विपरीत यह माना को बढ़ा सकता है और सुंदर सपने दे सकता है, जिससे हिल्डेगार्ड और डेलिंग नुकसान में पड़ जाते हैं। इसके अलावा वह शौखी बगाड़ती है कि उसने इसे साधारण कीमिया का इस्तेमाल करके बनाया है। इस बीच
आलिया नाम की एक लड़की निराश हो जाती है क्योंकि किसी को भी उसके बताए पोस्ट कार्ड की परवाह नहीं होती जब तक कि एक्सियन उसे कुछ नहीं देता। उसे कॉटन कैंडी दी जाती है। वह एक टुकड़ा खाती है और उस पल को याद करने लगती है जब उसे पहली बार अपनी पेंटिंग के लिए प्रोत्साहन मिला था। इससे उसे अपने बारे में अच्छा महसूस होता है और नए दोस्त बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेल इन बच्चों को जो प्रभाव दे रही है वह बहुत ही सकारात्मक है। विकाउंट को शौक होता है कि मेल झूठ बोल रही है, लेकिन हमारी यंग राजकुमार उसका साथ देता है। इसलिए उन्होंने दोबारा जांच की और पाया कि यह सच में माना को बढ़ा सकता है। कुछ बच्चे कैंडी का नाम जानना चाहते हैं, लेकिन उसने सच में इसे कोई नाम नहीं दिया है। इसीलिए मारिसा ने एक सुखद सपने में आधिकारिक तौर पर इसका नाम कैंडी रख दिया, जो उस समय बिल्कुल सही बैठता है। रईस उसकी कीमियागिरी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं और श्रापित रक्त की उपाधि उससे छीन ली जाती है। टैलन का बिजनेस स्टोन अंत है, लेकिन छूने के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सभी निराश हो जाते हैं और उसके पत्थरों के साथ अपने सौदे रद्द करने लगते हैं, जबकि हिल्डेगार्ड उसकी मदद के लिए कुछ नहीं करती और उसे घर में नजरबंद भी कर देती है। आपको बता दें कि वास्तव में क्या हुआ था। तलवार राक्षसों के साथ विनिमय कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे वह देना होगा जो राक्षस को चाहिए, वो जो चाहती है, और तलवार भी उसके लिए ऐसा ही करेगी। बेशक अपनी प्यारी माना का इस्तेमाल करते हुए वह वसंत फूल दानव को बुलाती है और एक शलशी के बदले में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सहमत होती है। याद है 3 सेकंड पहले दानव पत्थरों से जादू निकाल रहा था। अगले दिन मेल को टैलन कोमा में मिलता है, जिसने खुद को जहर देने की कोशिश की थी। इसीलिए वह उसे अस्थायी रूप से तलवार में रखने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे भविष्य में हिल्डेगार्ड के खिलाफ गवाही देने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उसे मोडेसेला मैक्स सन से सोफिया एकेडमी के बाल का निमंत्रण मिलता है। वह वास्तव में उत्साहित है क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित महिला विद्यालय है और वह जरूर से बॉल के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम होगी, लेकिन उसके पास कोई साथी नहीं है। डोमिनिक नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पहचान अभी भी सीक्रेट है। जब तक कराटे उसकी मदद के लिए नहीं आता, 10 मिनट बाद भी हमारा प्यारा कराटे अभी भी बात नहीं कर रहा है। इसीलिए मेल ने उसे गिफ्ट दिया, एक प्लास्टिक की तलवार जो छेदने पर छोटी हो जाती है और बताती है कि वह एक बॉल में भाग लेगी, लेकिन अकेली होगी। इसीलिए वह कराटे को अपना साथी बनाने के लिए इनवाइट करती है। यह कराटे को शुरुआत करने का सही तरीका देता है। कराटे अपने गुरु का परिचय कराता है और उसे अपना साथी बनाता है, जिसे मेल स्वीकार कर लेती है। जाने से पहले वह उसे पूछता है कि क्या धोखेबाज हैसमैन ने कभी उसे डेट पर ले गया था, उसे कोई गिफ्ट दिया है। तब उसे ड्यूक द्वारा दिया गया वह अजीब सा दिखने वाला हार याद आता है, जिसे उसने तुरंत फेंक दिया था। कराटे वादा करता है कि वह कल अपने गुरु और एक गिफ्ट लेकर आएगा, लेकिन जब मेल उसे कहती है कि वही वह गिफ्ट है जिसकी उसे ज़रूरत है, तो कराटे शर्मा जाता है। इसहाक को कराटे का एकमात्र लेटर मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि मेल को एक साथी की ज़रूरत है और यह उनके करीब आने का मौका है। फिर रासमस बताता है कि ड्यूक हैसमैन आजकल अजीब बिहेवियर कर रहा है और लेडी मेल का पीछा कर रहा है। इसहाक को लगता है कि हैसमैन मेल के लिए बॉल में आ सकता है, इसीलिए वह कराटे के सुझाव को मान लेता है और चोर को वही पकड़ने का फैसला करता है। मेल कराटे से मिलती है और अगले दिन इसहाक को लुभाने लगती है। मेल को सच में लगता है कि वह हेनरी का पिता है, क्योंकि वह अपना परिचय मैथ्यू के रूप में देता है और कराटे गर्व से कहता है कि मैथ्यू अविवाहित है। वह पार्टी में उसका साथी बनने को तैयार है और उसे बताता है कि वह एक अर्ल है जो शोध कर रहा है, कुछ ऐसा जिसकी पुष्टि हमारी लड़की करना चाहती है। वह देखना चाहती है कि वह कितनी सतर्क है, इसीलिए वह उसे पहचान पत्र दिखाने की पेशकश करता है, उसे सहज महसूस कराता है। अब जब वह उसे देखती है तो उसे वह सच में आकर्षक लगता है और उसे पता चलता है कि वह सच में आगामी पार्टी में अपना सामान चुराने वाले चोर को पकड़ना चाहता है। इस बीच ड्यूक बाबूला बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि लेडी हिल्डेगार्ड मेल से हार जाती है और विजन स्टोन्स के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे को 2 गुना करने में विफल रहती है।
लेडी शरिया को फ़ोन करती है और उसे आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेल निस्संदेह मर जाएगी क्योंकि उस पर ड्रैगन का निशान है। हेल्डेगार्ड घबराने लगती है और चाहती है कि निष्कासन का मुकदमा जल्दी आगे बढ़े। वह दिन आ गया है और मेल पार्टी के लिए एक खूबसूरत नीले ग्राउंड में सजती है और अपना जश्न शुरू करने के लिए उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि मुकदमा आगे बढ़ा दिया गया है। तभी एक अज्ञात गाड़ी आती है और वह पाती है कि वह उसके पिता के लोग हैं जिनसे मिलने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बहुत ही असभ्य बिहेवियर कर रही है क्योंकि वह अपनी बाहरी बेंच पर बैठ जाती है और उन्हें अंदर आमंत्रित न करने के बाद वह उसे ड्यू का एक लेटर देते हैं, लेकिन इसे पढ़ना समय की बर्बादी है और वह जानती है कि वह उसे वापस अपने पास बुला रहा है, इसलिए वह उसके सामने उसे फाड़ देती है और एक दुष्ट मुस्कान के साथ उन्हें जाने के लिए कहती है। कितनी बुरी है। वह उसे तब तक परेशान करते रहते हैं जब तक मैथ्यू आकर उसे उनके दृश्य नहीं दिखाता। मेल चाहती है कि वह ड्यूक को बता दे कि वह उससे सीधे बात कर सकता है, लेकिन वह चाहती है कि ड्यूक को पता चले कि वह अब वैसी बेटी नहीं है जैसी वह पहले थी। अब जब वे गाड़ी में है, मेल सोचती है कि वह अच्छा आदमी है क्योंकि उसने उससे उसके परिवार के बारे में नहीं पूछा। चुप्पी तोड़ने के लिए वह पूछती है कि क्या वह नियमित रूप से पार्टियों में जाता है। आज के पार्टी का थीम मुखौटा पार्टी है, इसीलिए वह उसे अपना बनाया हुआ मुखौटा देती है और खुद भी मुखौटा पहन लेती है। जब मैथ्यू स्वाभाविक रूप से उसके बाल संवारता है तो उसे एहसास होता है कि वह उसके साथ अजीब तरह से सहज महसूस कर रही है। जब वे पहुंचते हैं तो वह मूडी सिला से मिलकर खुश होती है जो उसका अभिवादन करती है, लेकिन मेल के साथ आए इंसान को उसका मंगेतर ड्यूक हैसमैन न देखकर लेडी का मूड अचानक बदल जाता है। मेल लगभग भूल ही गई थी महिला धोखे के प्रति संवेदनशील है क्योंकि उसके पूर्व मंगेतर ने भी धोखा दिया था। उसे याद आता है कि नॉवेल में वह अकेली थी जिसने हैसमैन और उसके बीच के रिश्ते की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी। शरिया जबकि बाकी सभी लोग इसका स्वागत करते हैं, उसकी मेल को देखकर वह बेचैन हो जाता है। मैथ्यू का परिचय एक जान पहचान हो जाती है और नाच ठीक समय पर शुरू हो जाता है। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि मैथ्यू जो पार्टियों में नहीं जाता कितना अच्छा नाचता है, लेकिन उनके यह पल तब अधूरे रह जाते हैं जब वह उसके जूते पर पैर रख देने से शर्मिंदा हो जाती है। तभी एक डरी हुई लेडी उसके पास आती है और उसे टहलने के लिए आमंत्रित करती है। मैथ्यू के उसे दूर रखने के कोशिशों के बावजूद वह उस लेडी को दोस्ताना समझती है, लेकिन जैसे ही वह बगीचे में पहुंचते हैं एक आदमी उसे धक्का देता है और वह समझ जाती है कि यह लेनुकस हैसमैन है जो उसका इंतजार कर रहा है। क्लियरली ड्यूक यहाँ सिर्फ बातचीत के लिए नहीं आया है। यह देखकर कि उसने वह हार नहीं पहना है जो उसने उसे दिया था। उसे शक होता है कि इसी वजह से कनावा की शक्ति उसमें प्रकट हो रही है। फिर वह एक सबस्पेस वैरियर बनाता है ताकि कोई उन्हें सुन न सके और वह उसे अभी मारना चाहता है क्योंकि वह अब उसे वश में नहीं कर सकता और उसके साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकता। यह बदमाश मेल का गला घोंटने लगता है जिसे समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन हमारी मेल इस पार्टी में बिना तैयारी के नहीं आई थी और उसे डोमिनिक की सलाह याद है कि खतरे में होने पर भाग जाना चाहिए, जिससे डियो को वह घुटनों के बल पर गिर पड़ा। वाह, उम्मीद है कि इसके बाद उसके बच्चे नहीं होंगे। जब वह डोमिनिक के सबस्प्रेस में प्रवेश करने की कोशिश पूरी होने का इंतजार कर रही थी तभी उसने हैसमैन को उकसा दिया और उससे कबूल करवा लिया कि श्रिया उसकी प्रेमिका है। डोमिनिक के लिए बैरियर तोड़ने और हवेली में वापस आने का यह बिल्कुल सही समय था जहां सभी रईसों ने उसका कबूलनामा सुना था। मैथ्यू ने अपना कोट मेल को दिया और हैसमैन को घृणा से देखा। फिर उसने मुसेला से बॉल खराब करने के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन लड़की उसका समर्थन करती है और सोचती है कि ड्यूक मर सकता है। मेल को अब एक और दोस्त मिल गया है जबकि हैसमैन अभी भी सबके सामने घुटनों के बल बैठकर अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। मैथ्यू और मेल
पार्टी छोड़कर गाड़ी में वापस आ गए हैं। अपनी गर्दन पर पड़े चोट के निशानों की चिंता करने के बजाय वह सोच रही है कि क्या उसे चोर मिल गया। उसे मिल गया और अपराधी कोई और नहीं बल्कि ड्यूक था। उसने सब स्पेस से गुजरते हुए माना पात्र को महसूस किया, लेकिन वह खुद कैरेक्टर को नहीं ढूंढ पाए जो उसे दंडित करने के लिए क्लियर सबूत हो सकता था और ड्यूक को उसके अपराधों की सजा दिलवाना चाहता था। लेकिन आज रात उसने चोर की पहचान करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि कुछ उसे परेशान कर रहा है। मैथ्यू स्वीकार करता है कि उसने बचाने की प्लानिंग बनाई थी। उसने पहले उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसे लगा कि उसने पहले से ही कोई प्लानिंग बना ली है, इसीलिए उसने बस उस पर नजर रखी। मेल ने तुरंत किसी भी प्लानिंग से इनकार किया और दावा किया कि यह सब एक संयोग था। वह निराश है कि वह शायद ही उससे खुलकर बात करेगी और सोचता है कि आज रात के बाद उसे उसके करीब आने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमारा हीरो हिम्मत जुटाकर स्वीकार करता है कि वह उसके बारे में चिंतित है और उम्मीद करता है कि वह खुद को फिर से चोट नहीं पहुंचाएगी। फिर वह अपनी असली पहचान मैजिक टावर के मास्टर इसाक मैथ्यू रेनहोल्ड का खुलासा करता है। वह अभी भी स्तब्ध है, लेकिन वह उससे और पूछताछ करने में सक्षम है। जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि हेनरी और कराटे दोनों मैजिक टावर के जादूगर हैं। जब उसके पास पूछने के लिए और सवाल नहीं बचते तो उसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वह एक कीमियागर है। उसने उससे कीमिया सीखने का रिक्वेस्ट किया, जिस पर इसाक खुशी खुशी सहमत हो जाता है। बदले में उसकी मदद करेगा। उसे पता चलता है कि जिस चोर की वह तलाश कर रहा है वह सच में ड्यूक हैसमैन है। इसीलिए नोबेल में उनका एक ही दुश्मन है। ड्यूक को मारने की कोशिश के बाद इसाक गायब हो गया था और उसे खलनायक घोषित कर दिया गया था। इसीलिए इस बार वह उनके बीच एक नियम स्थापित करना चाहती है, जो यह है कि ड्यूक से निपटते समय वे सच में मिलकर काम करेंगे। वह मान जाता है और उसे एक पक्षी संदेहवाहक के रूप में देता है। इस बीच हैसमैन एक पार्टी से अपमानित होकर चला जाता है और माना कैरेक्टर का इस्तेमाल करके बदला लेने की प्लानिंग बनाता है। शिरिया लेनॉक्स से संपर्क करती है और बहुत शांत हो जाता है। उसे बताता है कि वह उनकी शादी को लेकर कितना एक्साइटेड है। वह जानता है कि मेल को हराने के लिए शिरिया ही सबसे काम के इंसान है। तभी उसकी नज़र उसके अतीत में किसी चीज़ पर पड़ती है। शिरिया ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती, लेकिन कहती है कि यह मेल के श्राप से संबंधित कोई वस्तु है। उसे पवित्र राष्ट्र में मिलने के लिए आमंत्रित करती है, जिस पर वह सहमत हो जाता है, क्योंकि मेल के निष्कासन के मुकदमे के ख़त्म होने के बाद वह वापस आकर मोटे कैरेक्टर से उसे मार सकते हैं। इस बीच मुजेला और उनके साथियों ने ड्यूक हैसमैन के धोखे के मुद्दे को उसके स्कूल में सफलतापूर्वक फैला दिया है और मेल की भलाई के लिए प्रे करना शुरू कर देते हैं। हाँ, नई सहयोगी लेडी मुजेला, जो सम्राट समर्थक गुट की सदस्य भी है, वास्तव में रेटो सर्कल की नेता है, जो उनके स्कूल में प्राचीन वस्तुओं के शौकीनों का सबसे गुप्त और प्रतिष्ठित समूह है। रेट्रो सर्कल द्वारा मेल को एक ऐसी वस्तु बनाने का काम सौंपा जाता है जो यादों को संग्रहित कर सके और बस उन्हीं के लिए उपलब्ध हो। फिर डोमिनिक उसे ड्यूक के नेतृत्व में नोबेल वर्ग लेटर सौंपता है, जो अंततः होने वाला है। कल जब एक्सियन गुस्से में उसकी दुकान में आता है, क्योंकि उसने उसके पिता महाराज से मिलने का रिक्वेस्ट किया था, तो उसे लगा कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन एक्सियन ने उसे आज शाही परिवार के समारोह में सहजता से आमंत्रित किया। तभी उसकी नज़र निष्कासन लेटर पर पड़ती है और वह उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि वह कुलीन है या नहीं, और आत्मविश्वास से उससे 20 साल इंतजार करने के लिए कहता है, जब तक कि वह ग्रैंड ड्यूक नहीं बन जाता, ताकि वह उसे इसका खिताब वापस दे सके। मेल इस मासूम और हंसमुख इंसान के लिए सच में आभारी है। उसके पास अभी भी काफ़ी समय है और वह सम्राट को गिफ्ट देने की प्लानिंग बनाती है।
उसे एक्सियन से पता चलता है कि सम्राट को पौष्टिक और मीठे व्यंजन पसंद है और एक्सियन कुछ देर के लिए बाहर जाने का फैसला करता है ताकि वह उन्हें बनाना शुरू कर सके। वे उस रात शाही महल पहुंचते हैं और जब सम्राट अभी भी काम कर रही होती है तो वे पहले खेलने का फैसला करते हैं। तभी उनकी मुलाकात राजकुमार कैसियन से होती है। क्योंकि वह एक्सियन का उम्मीदवार है इसलिए वह अपने भाई को उनके साथ लॉटरी में शामिल होने के लिए कहता है। मेल ने अपना ड्राबोर्ड दिखाया है जहां प्रत्येक कागज की कीमत है और चेतावनी दी है कि उन्हें ध्यान से चुनना होगा क्योंकि कागज पर कीमत लिखी है या कुछ नहीं। कुछ कोशिशों के बाद एक्सियन को किस्मत का साथ मिलता है। एक्सियन एक कागज चुनता है जिस पर टेडी बियर का नाम होता है। फिर वह अपने भाई को खेलने के लिए कहता है और मेल यह देखकर हैरान हो जाती है कि राजकुमार सचमुच उसका इंतजार कर रहा है। खलनायक ने गाटचा को नॉवेल की दुनिया में पेश किया है और वह सबको इसका आदी बना देगा। कैसियन ने अब तक सिर्फ बेकार कागज ही चुने हैं। खेल पर शक होने लगा है। दरअसल मेल ने खेल में हेरफेर किया था ताकि एक्सियन को टेडी बियर मिल सके। वे चुपचाप बहस करने लगते हैं लेकिन एक्सियन की नज़र में यह काफी रोमांटिक है। वह समझाती है कि हमारा प्यारा एक्सियन चिंता के कारण ऐसा कर रहा है इसीलिए वह धीरे से समझाती है कि हर दिन साथ खेलने के लिए उनका रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है और वह एक्सियन को दिलासा देती है कि वह कैसियन के करीब आएगी रोमांटिक दिलचस्पी के कारण नहीं बल्कि इसीलिए वे दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि लगता है कि उसके शब्द कैसियन को दुख हो रहा है। कौन जाने, मुझे पक्का नहीं पता। तभी सम्राट आ जाते हैं और वह क्लियर से उनकी कृपा में नहीं है क्योंकि वह ड्यूक बबुला की बेटी है। इस नॉवेल में शाही परिवार सच में कमजोर है और सम्राट के बच्चों की मृत्यु के बाद वह शायद ही कभी आधिकारिक तौर पर दिखाई देते हैं। हैसमैन और बबुला ध्यान आकर्षित करने के लिए बाजार पर राज करते थे। वह सम्राट को उसका गिफ्ट देती है जिसके बारे में दोनों राजकुमार ने गारंटी दी है कि वह सम्राट को पसंद आएगा। उसे नॉवेल में शिरिया द्वारा उसे एक अनोखा पक्षी देने की याद आती है लेकिन वह इसके बजाय हाथ से बना हर्ब कैरेमल देने के लिए तैयार है। वह सम्राट के पास जाती है और कैरेमल के फायदों के बारे में फुसफुसाती है जिसमें उनसे सीक्रेट सामग्री सेलियन मिलाई है जो सहन शक्ति बढ़ाती है। डोमिनिक को धन्यवाद जिसने यह थॉट दिया था क्योंकि वह जानता था कि अधेड़ उम्र के पुरुष अपनी सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं और सौभाग्य से उनकी तलवार में वह मेन सामग्री सेलियन थी जिसकी जड़ें 1000 साल पुरानी थी जो इसे दुर्भाग्यतम बनाती है। वह जोश से इसकी प्रभावशीलता का वर्णन करती है और अपने बचपन के मिठाई खाने के दिनों का याद करके भावुक हो जाते हैं। सम्राट को उनका गिफ्ट कई मायनों में पसंद आता है और वह उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहते। आखिरकार मेल इसका इंतजार कर रही थी। गिफ्ट कानून के अनुसार जब कोई नॉवेल इंसान शाही परिवार को गिफ्ट देता है उन्हें समान मूल्य का पुरस्कार देना प्रथागत है। नॉवेल में इस कानून से शिरिया को लाभ हुआ था लेकिन इस बार नहीं। उसने सम्राट से अकेले बात करने का रिक्वेस्ट किया। दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूले। देखने और समर्थन करने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें मुझे बहुत मदद मिलती है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।